हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है। ओके, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो कहलाता है, इसको आपको केंद्रक कोशिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है वो केंद्रक कोशिका में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही क्या है, इसको अपचयी केंद्रक भी कहा जाता है, इसको मेटाबॉलिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, 1831 में इसकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसके बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने, ये आपको पता होगा। केंद्रक की ऑकरेंस जो होता है, केंद्रक का जो जिसको कहें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है, ये ऑकरेंस का मतलब होता है प्राप्ति। तो इसकी उपस्थिति या पोजीशन जो होती है, उपस्थिति कहाँ पे होती है, तो ये एक निश्चित केंद्रक होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाया। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो ऑकरेंस जो इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ये क्रोमेटिन में डीएनए और कोशिका द्रव्यों के रूप में भी मिलता है। नेक्स्ट इसकी पोजीशन, जो ये न्यूक्लियस जो होता है, इसकी पोजीशन विभिन्न कोशिकाओं में, केंद्रकों में स्थित भिन्न भिन्न होती है। एक ही प्रकार के समस्त कोशिकाओं में इसकी पोजीशन एक प्रकार होगी और अलग अलग कोशिकाओं में इसकी पोजीशन अलग अलग प्रकार से होती है। भ्रूणी कोशिकाओं के ठीक मध्य में स्थित होता है ये। ठीक है, तो मतलब इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू विभिन्न प्रकार की जातियों के अनुसार इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। नंबर जो होते हैं, देखिए सर्वप्रथम एक प्ररूपी कोशिका में, एक केंद्रक में, मनुष्य में आरबीसी के केंद्रक में नहीं, याद रखना, मनुष्य में जो आरबीसी होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में द्विकेंद्रीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज भी, तो ये याद रखना जरूरी है कि जो इसका नंबर जो होता है, तो मनुष्य में जो आरबीसी जो होती है, आरबीसी में ये इसकी पोजीशन मतलब नहीं पाया जाता है केंद्रक ये। ठीक है, और एस्केरिस में, एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोन्स में डबल केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आकृति जो होती है, इसका शेप जो होता है, इसकी आकृति जो होती है पर्यावरण तथा कोशिकाओं के सक्रियता पर निर्भर करती है इसकी आकृति। ठीक है, इसकी आकृति दीर्घ वृत्ताकार, देखिए दीर्घ वृत्ताकार, गोलाकार तथा अंडाभ के आकार की होती है। वृत्ताकार, गोलाकार तथा अंडाभ के आकार की इसकी आकृति होती है। ठीक है, यह बेलनाकार भी होता है, वृत्ताकार, चपटा और साकिर भी पाया जा सकता है। इसका आकार जो होता है, याद रखना, इसका आकार एक ही जीव की कोशिकाओं में एक ही प्रकार का आकार होता है तथा प्रवस्थाओं में केंद्रक का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। एक ही प्रकार की जीव कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी अलग प्रवस्थाओं में भिन्न भिन्न आकार का भी हो सकता है। डीएनए पर मात्रा पर निर्भर करता है, मतलब ये इसका आकार जो है डीएनए की मात्रा पर निर्भर करता है। ये फिर इसके बाद होता है कि इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी, देखिए संरचना बना के रखी है न्यूक्लियस की। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे केंद्रक के चारों ओर एक न्यूक्लियर केंद्रक आवरण पाया जाता है, इसके चारों ओर एक केंद्रक आवरण पाया जाता है। दूसरा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, द्रव के समान भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साथ ही इसमें क्रोमेटिन, ये पतले पतले धागे समान जो रचना है, ये क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। साथ में इसमें न्यूक्लियोज पाए जाते हैं, देखिए दो गोले समान रचना, ये न्यूक्लियोज कहलाते हैं, ये पाए जाते हैं, जिसको केंद्रिका कहते हैं। इसके बाद इसमें क्रोमो या सेंट्रोमियर, देखिए सेंट्रोल भी इसके अंदर पाया जाता है। ये हो गया केंद्रक। अब देखिए केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण का मतलब होता है न्यूक्लियर इनोवेल या सबसे बाहर वाला जो भाग जो होता है आवरण का, इसको हम क्या कहेंगे कि ये केंद्रक पदार्थ के कोशिका द्रव से पृथक रहता है। साइटोल से ये हमेशा अलग वाला भाग होता है जो केंद्रक का आवरण होता है। इसमें दो कलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, दो प्रकार की, बाह्य केंद्रक कला और भीतरी केंद्रक कला। याद रखना, जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है जो केंद्रक आवरण होता है, इसमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिन्हें कलाएं कहते हैं, बाह्य मेम्ब्रेन और आंतरिक मेम्ब्रेन। बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ईआर की झिल्ली इसकी बनी होती है। बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी हुई होती है तथा आंतरिक जो होती है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन सघन पदार्थ के रूप में भरा हुआ होता है। इसमें फाइबर या लेमिना पाए जाते हैं। याद रखना, एक ईआर वाली और एक लेमिना, दो प्रकार की इसमें परत पाई जाती है। इसके बाद होता है न्यूक्लियर कोर। ये देखिए ये कोर है, ये होता है 1 माइक्रोन का होता है, इतना होता है। ठीक है, 1 म्यू का या 1 माइक्रोन का पाया जाता है। इसका कोर जो ये दो के बीच घूमने का स्थान है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कोर कहते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियर कोर जो होता है, ये छिद्रों को, मतलब इसको 80 cm का होता है, कितना, 80 mm का ये जो कोर पाया जाता है वो होता है। 7 से 12 छिद्र होते हैं, कितने होते हैं ये, 7 से
न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी, एनपीसी न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये संघन पदार्थ छिद्र के आर पार कोशिका द्रव्यों के केंद्रक से निकलता है। ये क्या होता है कि अब संघन पदार्थ जो कोशिका द्रव के आर पार बाहर से निकलता है। ये देखिए, ये ऐसा पोर है, जो ये पोर है, यहाँ से जो पदार्थ जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं। इसके बाद वो किसमें होता है, एल्यूसस, एल्यूसस और फाइबर पाए जाते हैं, यानी एल्यूसस पदार्थ, फाइबर, लेमिना, ये सब पदार्थ इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया। न्यूक्लियर कॉर्टेक्स भी होता है इसके अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसमें ये समझ में आ गया कि मैंने डायग्राम जो बनाया था न्यूक्लियस का, जिसमें बाह्य आवरण होता है, फिर इसके बाद इसमें जो पोर पाए जाते हैं उसके बारे में बताया मैंने, इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं, इसकी खोज किसने की, बाहरी परत ईआर की, आंतरिक लेमिना की बनी होती है। अब देखिए फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक का जो आवरण के जो कार्य जो होते हैं, पहला जो आवरण के बारे में मैं बताया, केंद्रक के सबसे पहले आवरण वाला जो भाग है, इसके जो कार्य जो होते हैं, ये केंद्रक कोशिका द्रव को परस्पर क्रियाएं करता है, पदार्थों का अभिगमन, पदार्थ जो होते हैं वो अंदर बाहर करने का काम करता है। ये बाह्य केंद्रक झिल्ली जो होती है उसमें वही वर्णन या इन्वर्जन के रूप में काम करता है। केंद्रक झिल्लियों द्वारा, राइबोसोम जो होते हैं केंद्रक झिल्लियों में अभिगमन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। केंद्रक झिल्ली के बाद आप देखेंगे केंद्रक रस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो द्रव के रूप में भरा रहता है, जिसे केंद्रक रस या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये केंद्रक रस ये अंतर्गलन पदार्थ होता है, याद रखना। न्यूक्लियोप्लाज्म ये कम से कम समांगीकृत होता है। कैसा होता है, ये जो द्रव टाइप भरा रहता है समांगीकृत होता है, तथा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन सोल का बना हुआ होता है। ठीक है, ये डीएनए को पुनर्वित करने का काम करता है, जो ये तथा केंद्रक द्रव डीएनए को पुनर्वित रिप्लिकेशन का काम करता है, डीएनए आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, जो द्रव भरा हुआ होता है, पदार्थों को परिवहन करता है तथा केंद्रक के समय स्पिंडल निर्माण करता है। फिर इतनी चीजें मैंने आज केंद्रक में बताई। कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी, और जो आगे इसमें दिया हुआ है, सेंट्रोल दिया हुआ है, लेमिना दिया हुआ है, इनके बारे में कल आपको मैं डिटेल से समझाऊंगी। स्टूडेंट, आज मैंने इतना बताया। थैंक यू। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था।